एक बार फिर से हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रही तल्खियों की, उस सिनेरियो की, उस परिदृश्य की जहां पर पल पल पाकिस्तान को एक डर सता रहा है कहीं भारत अटैक न कर दे। इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब जुड़ गए हैं, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, बेहद लोकप्रिय हैं, बेहद प्रख्यात हैं। पीके सहगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एच1 न्यूज पर। थैंक यू जी पीके सहगल जी, हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जय हिंद। और सबसे पहला और बुनियादी सवाल यह है कि पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि भारत कभी भी और कहीं पर भी अटैक कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान इतना डर गया है, इतना सहम गया है कि उसको पल पल यही सता रहा है। और जो भारत की तैयारी चल रही है जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, इसके क्या मायने समझे जाएं? इसका किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया है जी कुछ बड़ी कार्रवाई करने का। कल प्रधानमंत्री ने कम्प्लीटली फ्री हैंड दे दिया अपने आर्म फोर्सेस को और साफ तौर पर कहा कि आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर मेरे को हर प्रकार से विश्वास है। अभी पाकिस्तान को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान कब हमला करेगा, कैसे हमला करेगा, कौन से टारगेट पे करेगा, क्या ये जॉइंट अटैक होगा आर्मी एयरफोर्स का, क्या ये इंटीग्रेटेड अटैक होगा एयरफोर्स की नेवी का, उसको कुछ पता नहीं। जबरदस्त कंफ्यूजन वहाँ है। और साथ ही साथ जबरदस्त कंफ्यूजन इसलिए भी है कि पाकिस्तान तीन तरफ से घिर गया है। उधर दुरंद लाइन के ऊपर तालिबान ने हमला शुरू कर दिया है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमको ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग की हुई है उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारी परिवार इधर भी है उधर भी है। फिर जो बड़े पैमाने में पाकिस्तान डिपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को, उसको लेकर उनकी शिकायत है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स के हमले शुरू कर दिए। और जहाँ तक पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, पख्तूनख्वा के पीटीपी बड़े हमले करना शुरू कर रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, गिलगिट बाल्टिस्तान में भी बहुत बड़े पैमाने पर आक्रोश है। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, वो पाकिस्तान को नहीं चाहते और साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनको फ्री किया जाए। लेकिन पीके सहगल साहब, जैसे कि आपने भी जिक्र किया और लंबे समय से खबरें आ रही है कि टीटीपी भी पाकिस्तान के लिए एक तरह से सिरदर्द बना हुआ है। दूसरी तरफ से बीएलए भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। और ऐसे में अगर भारत अटैक कर दे तो फिर पाकिस्तान सरवाइव कर पाएगा क्या? देखो, भारत हमला तो 100% करने जा रहा है, इसमें किसी बात का कोई शक नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने नॉट ओनली बड़ा क्लियर मैसेज हिंदुस्तान को भेजा है, पाकिस्तान को भेजा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी भेजा है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर जो आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवाद की जड़ है, उसको बर्बाद करने जा रहे हैं, ताकि इस माफी के जो हादसे आए दिन होते रहते हैं। आपको याद होगा 2019 के में हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी। 2019 और 2025 के बीच में अनेकों बार 5, 6, 7, 8 बारी छोटे मोटे घटना होती रही है, लेकिन हिंदुस्तान ने पेशेंस दिखाई है। बार बार पाकिस्तान को वार्न किया, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर इस माफी की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन दुनिया उसको नजरअंदाज करती रही। आज पहली बार है कि पूरा का पूरा दुनिया जो है का एनवायरनमेंट शेप हो चुका है। सारी दुनिया एकजुट होकर हिंदुस्तान के साथ है। केवल हिंदुस्तान के साथ जो नहीं है वो चाइना है या टर्की है। इसको छोड़ के सारे देश, पाकिस्तान कंगाल है, उसके पैसा भी नहीं है आर्म्स एमुनिशन खरीदने के लिए, पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए। साथ ही साथ वास्तव में लड़ाई के वो चलाने के लिए भी उसका साधन नहीं है। मैक्सिमम 2, 3, 4, 5 दिन उसने जो चाइना से उसको एमुनिशन मिला था 155 का, उसको उसने यूक्रेन में बेच दिया। अभी पाकिस्तान के पास 155 मिलीमीटर आर्टिलरी की तोपें हैं जो उसका मुख्य वेपन है। मेरे मुताबिक उसके पास मैक्सिमम 2 या 3 दिन की लड़ाई के लिए होगा। और पैसा चाहिए, वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन लगा दिए पाकिस्तान के पास। सिर्फ उनसे दरखास्त थी कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स की, उन्होंने सिर्फ 108 मिलियन डॉलर सैंक्शन किया है। जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, IMF भी समझ चुका है, कुछ नहीं कर रहा। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका भी उनको कोई सहायता नहीं करने वाला। वो बड़े पैमाने पर भीख मांगने जा रहे हैं। अभी सऊदी अरेबिया के पास में, UAE के पास में, कतर के पास में, ओमान के पास में, इजिप्ट के पास में। मुझे नहीं लगता इस समय कोई भी उनको किसी माफी की वित्तीय सहायता देगा, क्योंकि सारे जानते हैं कि आज अगर उनके देश में कुछ बड़ी कार्रवाई होती है तो सबके पीछे पाकिस्तान है। और सारी दुनिया आज समझ गई है कि सबसे बड़ा खतरा जो है वो इस्लामिक टेररिज्म है, जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होता है। और पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा डर के अलावा पाकिस्तान की आवाम घबराई हुई है कि वहाँ के उनके जो आर्मी चीफ है और 3 कोर कमांडर हैं
उन्होंने अपने परिवारों को अलग भेज दिया है। बिल्कुल सरकार के बिल्कुल। कुछ लेकिन पीके सहगल साहब, पाकिस्तान के नेता तो गीदड़ भभकी दे रहे हैं, भारत को एटम बम की धमकी दे रहे हैं, और इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। और मरियम नवाज जो पाकिस्तान की नेता हैं, वो किस तरीके से गीदड़ भभकी दे रहे हैं, ये भी हम सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। तो पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से लगातार गीदड़ भभकी दी जा रही है, और कुछ नेता तो ऐसे भी सामने आए जिन्होंने एटम बम की धमकी दी कि भारत पर एटम अटैक कर देंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पीके सहगल साहब, पाकिस्तान के नेता तो ऐसी गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि एटम बम भारत पर फेंक देंगे, अटैक कर देंगे। इन बयानों को कैसे देखा जाए, कितना सीरियसली लिया जाए इन बयानों को? इन बयानों को बिल्कुल भी सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं। ये बयान आज पहली बार नहीं दिए गए। अगर आपको याद है, ये बयान जिया लोग भी देते थे, मुशर्रफ भी देते थे, तो साफ तौर पर कहते थे कि हमारे पास जो वेपन है, इनको हम दिवाली के पटाखों के लिए नहीं रखे हुए, इनको शबे बारात के लिए नहीं रखे हुए, इनको हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करेंगे आपके खिलाफ। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया था, आप गलती से भी अगर एक वेपन को इस्तेमाल कर दोगे तो 8 से 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान का वजूद हमेशा हमेशा का खत्म हो जाएगा। हम कंप्लीटली आपको वाइप आउट कर देंगे, आप हिस्ट्री के पेजेस में से, पन्नों में से खत्म हो जाओगे। और पाकिस्तान जानता है, तो साफ तौर पर जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो वेपन ऑफ डेटरेंस है, इट्स नॉट अ वेपन ऑफ वॉर। और उसको अगर आप देखो, पिछले 3 साल से रशिया ने, पुतिन ने कितनी बारी वार्निंग दी है, कितनी बारी उन्होंने दिखाया कि एटॉमिक मिसाइल जो है मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन क्या उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है? साफ तौर पर जानते हैं कि अगर इस्तेमाल करेंगे तो शायद मॉस्को, स्टालिनग्राड भी वाइप आउट हो जाएंगे। जी। ऐसे में लेकिन पीके सहगल साहब, पाकिस्तान कहीं इसलिए सीना चौड़ा तो नहीं कर रहा है, या फिर इसलिए तो नहीं अफर रहा कि वो जानता है कि भारत की पॉलिसी तो NFU है, यानी कि नो फर्स्ट यूज, और पाकिस्तान की तो इस मामले में कोई पॉलिसी ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को साफ तौर पे हमने बता दिया था। अगर याद होगा आपको, कारगिल के युद्ध के समय बिल क्लिंटन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को रिंग करके बोला कि F-16 जो है सरगोदा से मूव आउट हो रहे हैं और उनके साथ एटॉमिक वेपन ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा न्यूक्लियर मिसाइल्स भी मूव आउट हो रही हैं। उन्होंने कहा आप आइए, नवाज शरीफ भी है, उनसे बातचीत कीजिए। और वो चाहते थे कि हम कुछ कॉम्प्रोमाइज करें, यानी कुछ अपनी जमीन उनको दे दें। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जवाब था कि आप नवाज शरीफ को बता दीजिए और पाकिस्तान को बता दीजिए, गलती से भी उन्होंने हमारे खिलाफ एक भी वेपन को इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा 500 पाकिस्तान के शहर और बाकी एसेट जो हैं हम एक ही समय में बर्बाद कर देंगे। ये है हिंदुस्तान की क्षमता, हिंदुस्तान का काबिलियत। पाकिस्तान ये सिर्फ गिदड़ धमकी दे रहा है, ये कोशिश करके कि शायद हिंदुस्तान डर जाएगा और हिंदुस्तान उसके ऊपर बड़ा हमला नहीं करेगा। लेकिन इस बार हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हमारा जो हमला, जो भी कार्रवाई होगी वो सर्जिकल स्ट्राइक से या बालाकोट स्ट्राइक से बहुत बड़ी होगी। पिछली बार जब हमने अटैक किए थे तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी टेररिस्ट के खिलाफ, अगर बालाकोट स्ट्राइक की थी वो भी टेररिस्ट के खिलाफ की थी। अभी हिंदुस्तान साफ तौर पे जाता है कि टेररिज्म को बढ़ावा कौन दे रहा है? पाकिस्तान की आर्मी और ISI। इसलिए सबसे बड़े एसेट्स हमारे जो दुश्मन जो है पाकिस्तान की आर्मी और ISI है। जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा अब टेररिज्म से ऊपर उठकर पाकिस्तान वर्सेस भारत हो गया है। देखो, शुरू से ही ये मुद्दा तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। पाकिस्तान हर समय कोशिश करता रहा है पिछले कम से कम 30-40 साल से कि हिंदुस्तान के 1000 कट लगाए, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करे। आए दिन वो ड्रोन्स के माध्यम से असला भेजता है, वेपन भेजता है। हमारे जवानों और हमारे बॉर्डर एरियाज के, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, युवकों को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स भेज रहा है। हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने के लिए फेक करेंसी भेज रहा है। यानी उठते बैठते सोते समझते वो यही कार्रवाई करता है। तो हिंदुस्तान जो है साफ तौर पर उसको कह रहा है कि भाई
काफी हो गया है। अगर आप हमारे को हर समय बर्बाद करने की सोच रहे हो तो भी हमारा भी हक बनता है अपने आप को हर प्रकार से प्रोटेक्ट करें, और हम उसी चीज को बर्बाद करेंगे जो वास्तव में इस चीज को प्रमोट करता है। आतंकवादी तो एक किस्म से मीडियम है, लेकिन उन आतंकवादियों के पीछे प्लानर कौन है, एग्जीक्यूटर कौन है? इस हमले में जो पहलगाम में भी हुआ है, साफ तौर पर पता लगा है कि 2 महीने पहले कराची के अंदर एक बड़ा कंट्रोल रूम बनाया गया था। फिर उसके कुछ दिन के बाद में रावलकोट के अंदर एक और सेकेंडरी कंट्रोल रूम बनाया था। जो डिजिटल फुटप्रिंट मिले पहलगाम के और डिजिटल सिग्नेचर मिले, तो साफ तौर पर जानते हैं कि साजिश 2 महीने से प्लान हो रही थी, और इसकी आखिरी कड़ी थी मुनीर खान का भड़काऊ भाषण। और अभी देखो, जब सिर से ऊपर पानी निकल गया तो मुनीर खान कहीं नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल। और खबर तो ये आ रही है पीके सहगल जी, जिस पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कश्मीर को अपने गले की नस बताया था, 2 नेशन थ्योरी का वो ज्ञान दे रहा था, वो पाक आर्मी चीफ अब बंकरों में जाकर छिप गया है और उसने अपने परिजनों को, अपने घर वालों को विदेश में भेज दिया है। बताइए। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय आर्मी चीफ का काम है कि वो फॉरवर्ड एरियाज में जाए, अपने ट्रुप्स को मोटिवेट करे, वो उनका मोरल बढ़ाए। लेकिन वास्तव में क्वेटा के कोर कमांडर जो हैं, उन्होंने अपने आर्मी चीफ को चिट्ठी लिखी है कि पिछले 48 घंटे में कम से कम 1000 ऑफिसर्स ने और कम से कम 10 से 15,000 सैनिकों ने रिजाइन कर दिया है, और वर्टिकल डिवाइड हो चुका है पाकिस्तान में। और मुनीर खान और शहबाज शरीफ के बीच में भी आपस में बड़ा झगड़ा हो रहा है। साफ तौर पे वो जानते हैं, देखो कि जब सिर से ऊपर पानी निकल गया, आर्मी के ऑफिसर कुछ नहीं बोल रहे जी। अभी कह रहे हैं सिविल सरकार को जो फसाड है, एक किस्म की कठपुतली, भाई आप अभी कुछ करो। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो है शहबाज शरीफ, वो चाइना से बात कर रहे हैं, वो यूएई से बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से बात कर रहे हैं, और बाकी उनके मिनिस्टर वगैरह जो है भागे हुए हैं दूसरे कंट्री से बेगिंग बॉल लेके कि हमको, और दूसरे कि हमको बचाइए, इस युद्ध आने वाले युद्ध को रोकिए, हिंदुस्तान को समझाइए। कहाँ गई उसकी आर्मी, और कहाँ गया उसका ISI जो बड़ी बड़ी बातें करते थे? आज तो कंप्लीटली पिछले 72 घंटे से कुछ एक भी स्टेटमेंट पाकिस्तान की आर्मी ISI से नहीं आई। और कहाँ है मुनीर खान? तो क्या ये पाकिस्तान के नेता चीन के दम पर उछल रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं। उनको साफ तौर पे क्लियर नजर आ गया है कि हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया है, और जो फैसला है इसको लागू किया जाएगा काफी जल्द। आपको याद होगा जब पूरी स्ट्राइक की थी तो 11वें दिन की थी या 10वें दिन की थी, और जब बालाकोट स्ट्राइक की थी 12वां दिन। आज 8वां दिन है, जिस दिन हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर प्रकार से तैयार हो जाएगी पाकिस्तान के रिटेलिएशन को ऑब्जॉर्व करने के लिए, उसी दिन स्ट्राइक हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है पीके सहगल साहब कि अगले 48 घंटे या 72 घंटे बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं पाकिस्तान के लिए? इसमें कोई शक ही नहीं है, एब्सोल्युटली कोई शक ही नहीं है। अगले 3-4 दिन में अवश्य कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई होगी, और अवश्य होगी, और पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से पछड़ा जाएगा। तो यानी कि वही पैटर्न रहने वाला है, जैसे कि उरी अटैक हुआ तो उससे 10 से 12 दिन बाद अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक हो गई, फिर पुलवामा अटैक हो जाता है तो उसके 10 से 12 दिन बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है भारत। लेकिन अब उससे कुछ बड़ा होने वाला है, और इस बात से तो लाहौर कराची तक घबराहट है। उधर घबराहट है, हिंदुस्तान साफ तौर पर जानता है इस बार पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन भी जो होगी उसमें भी काफी जान और माल का नुकसान हो सकता है, उसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशन भी काफी सारे हो सकते हैं। इस समय तो पूरी दुनिया आपके साथ है, लेकिन कल जब दुनिया को साफ तौर पर लगे कि पाकिस्तान बेवकूफी से कुछ कर सकता है, तो कई प्रकार के प्रेशर हो सकते हैं। CCS मीटिंग में, CCPA की मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। फिर इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी कोई इश्यूज आ सकती हैं, फिर आपकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ इकोनॉमिक टारगेट्स हैं जिसमें नुकसान हो सकता है, आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, रुपए वर्सेस डॉलर जो है उसमें बड़े चेंजेस आ सकते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हुई है, और इसको कैसे निपटना है, इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। और आज 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत अहम होगी, शायद इसमें यह भी फैसला सुनाया जाएगा। अब देखो, अपोजिशन पार्टी है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो भी जिद कर रहे हैं, खड़गे भी जिद कर रहे हैं, और कुछ और अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को बुलाया जाए ताकि एक रेजोल्यूशन पास की जाए जिसमें साफ तौर पे पाकिस्तान को पता लगे कि हिंदुस्तान यूनाइटेड है, बिल्कुल उसी माफी जैसे कश्मीर में रेजोल्यूशन पास हुआ है। हो सकता है कि आज 3 बजे ये अनाउंस कर दे कि कैबिनेट को इमरजेंसी बुलाया जा रहा है, एंड विद इन 24 आवर्स एक रेजोल्यूशन पास हो जाएगी, विच विल आल्सो इंडिकेट कि पूरा देश जो है एकजुट होकर प्रधानमंत्री के पीछे और फोर्स के पीछे खड़ा है। आज पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है
कि हिंदुस्तान की फौज जो है, आर्म फोर्सेस जो है, वो देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आबरू, देश की छवि की गार्डियन एंजल है जी। आजादी का जितनी भी लड़ाइयां हुई, 62 की लड़ाई हमारे सरकार की कमजोरी की वजह से, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक जी कमजोरी, बाकी सारी लड़ाइयां बड़े शानदार तरीके से जीते हैं और पाकिस्तान ह्यूमिलिएटेड। जी। पीके सहगल साहब, आपने बहुत माइन्यूटली चीज़ों को देखा है, आप ग्राउंड जीरो पर भी रहे, आपने सर्व भी किया, और साथ ही साथ मैं आपसे इसके इन पूरे सिनेरियो के तरह एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए इंदिरा गांधी के सामने जो सिनेरियो था उस वक्त, उनका माइंडसेट, उनकी साइकोलॉजी और सिचुएशन को टैकल करने की क्षमता, और आज के दौर में पीएम नरेंद्र मोदी, तो डिफरेंशिएट अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो, इंदिरा गांधी के समय अमेरिका जो है हर प्रकार से, निक्सन जो थे तो कंप्लीटली हिंदुस्तान के खिलाफ थे। वो तो चाहते थे कि बड़े पैमाने पर चाइना इंटरफेयर करे, लेकिन चाइना इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि मिसेस गांधी ने पहले वर्ल्ड टूर किया एनवायरनमेंट को शेप करने के लिए, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, जिसके तहत रशिया ने, उस समय सोवियत यूनियन ने साफ तौर पे कहा कि अगर चाइना के और अमेरिका की तरफ से कोई दखलअंदाजी होती है तो वो गिनी जाएगी दखलअंदाजी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और उसी को निगाह में रखते हुए ना तो अमेरिका ने कुछ कर सके, ना चाइना कुछ कर सके, तो बहुत अंतर है। फिर अगर आपको याद होगा, मिसेस गांधी चाहती थी कि ऑपरेशन अप्रैल में किया जाए, लेकिन जनरल मानेक शॉ ने साफ तौर पे कहा था वहां बारिशें शुरू हो गई है, बांग्लादेश का जो टेरेन है, रिवरीन टेरेन है, जगह जगह पे नदी नाले हैं, अगर हमने इस समय लड़ाई की, जब पासेस खुले हैं, हम ये लड़ाई में फंस सकते हैं, हार भी सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा मैं लड़ाई तब लड़ूंगा जब मेरी सेना हर प्रकार से तैयार होगी जी, और हमको यकीन होगा कि हम हर प्रकार से लड़ाई जीतेंगे। लड़ाई में कोई सेकंड रनर अप नहीं होता, यू हैव टू फाइट अ वॉर ओनली व्हेन यू आर एब्सोल्युटली सर्टेन कि आप हर प्रकार से जीतोगे। उसी प्रकार हिंदुस्तान की फौज को आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि मुझे हर प्रकार से आपके ऊपर विश्वास है, भरोसा है, जब आप तैयार हो जाते हो और जब आप समझते हो, आप अपने अनुसार, अपने फैसलों के अनुसार जी कार्रवाई कीजिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, और ये बताने समझाने के लिए भी काफी है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो मिलेगा, आज नहीं तो कल, ये बताने समझाने के लिए काफी है। लेकिन पीके सहगल साहब, अब आपको लग रहा है कि ये अब जो टारगेट है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, क्योंकि शिमला समझौता जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने लेवल पर सस्पेंड कर दिया है, उसके लिए, उसके बाद भारत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो गई है। देखो, प्रधानमंत्री ने हमारे आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड दिया है, उनके पास में बड़े एक्सटर्नल रिसोर्सेज इनपुट आ रहे हैं, रॉ से इनपुट आ रहे हैं, आईबी से इनपुट आ रहे हैं, बड़े सोच समझ के कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुझे पक्का यकीन है किसी प्रकार से हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अटैक करके कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा जी, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान का जो चाइना का सीपैक है वहीं से स्टार्ट होता है, $65 बिलियन लगे हैं, और चाइना की तकरीबन 2 डिवीजन लेबर के तौर पे अंडर द गाइज ऑफ लेबर वहाँ लगी हुई है। उन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइलें और तोपें हैं केव्स में छुपाई हुई हैं। हम नहीं चाहते कि दो तरफा लड़ाई हो, हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान की लड़ाई समय पाकिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान के आतंकवाद की कामयाबी के साथ हो। इसलिए पीओके के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे किसी हालत में। लेकिन पाकिस्तान ने जो है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, ये कहकर कि हम शिमला एग्रीमेंट को रद्द कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी बदौलत जो 600-700 किलोमीटर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको एक किस्म से डिलीनेट किया था कि दोनों देश में से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा कि उसको यूनिलैटरली चेंज करेगा। अभी हिंदुस्तान को मौका है कि कई जगहों पर हम घुसपैठ कर सकते हैं, और पाकिस्तान को भी ये मौका है, लेकिन पाकिस्तान का हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, काबिलियत नहीं है। हिंदुस्तान क्या करता है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर मैं जानता भी हूँ तो इसके ऊपर जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि इस समय इस माफी का बयान देना जो है वास्तव में पाकिस्तान की मदद करना है। मुझे नहीं लगता किसी भी जनरल जो रिस्पॉन्सिबल है किसी तरीके के कोई टारगेट को इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे या कोई टाइम को इंडिकेट करने की कोशिश। लेकिन आपको लग रहा है कि इन हालातों के बीच भारत को अपनी पॉलिसी भी बदलनी चाहिए, एनएफयू को अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर देना चाहिए, यानी कि नो फर्स्ट यूज को? देखो, नो फर्स्ट यूज हो या नहीं हो, हमने साफ तौर पे कहा कि अगर गलती से अगर आपने हमले ऊपर हमला किया, अगर नो फर्स्ट यूज ना भी रद्द भी कर दें जी, तो हम किसी भी हालत में फर्स्ट यूज नहीं करने वाले, क्योंकि हिंदुस्तान साफ तौर पे जानता है, जैसे कि मैंने कहा, न्यूक्लियर वेपन जो है इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस। हमारे पास काफी से ज्यादा ताकत है, क्षमता है हर प्रकार से पाकिस्तान को डराने के लिए, पाकिस्तान को
याद कराने के लिए कि अगर गलती से आपने न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल किया तो हम कंप्लीटली आपको वाइप आउट कर देंगे। इसमें उसको कोई शक ही नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जो है गीदड़ भक्ति के अलावा इसके अलावा कुछ करेगा, ना ही उनको बाकी देश जो है अमेरिका या इजराइल वगैरह को करने देंगे। जी, लेकिन इन हालातों में जिस तरीके से चाइना आस्तीन के सांप वाली जो भूमिका निभा रहा है, उस सांप का इलाज कैसे किया जाए? देखो, चीन तो साफ तौर पर कहता है कि उसके पाकिस्तान के साथ रिश्ते और ताल्लुकात जो है हायर देन द हिमालयाज एंड डीपर देन द ओशन से। चाइना को कोई ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरन चाइना को उसको सपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और चाइना साफ तौर पर जानता है कि पख्तूनख्वा के लोग उसके खिलाफ हैं, पीओके के लोग खिलाफ हैं, BLA बलूचिस्तान के लोग खिलाफ है, और पाकिस्तान में पैसा वापस करने की भी क्षमता नहीं है। वो चाहता है कि पाकिस्तान के कुछ, जैसे पाकिस्तान ने 40 साल के लिए गुदार उनको हैंड ओवर कर दिया है, 100 साल के लिए श्रीलंका ने हेमनटोटा उनको दे दिया है। इसी माफी को उनकी कोशिश है कि चाइना जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 40 साल या 90 साल के लिए पाकिस्तान चाइना को दे दे। चाइना तो चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी ना किसी तरीके से और उनका कब्जा जो है मजबूत हो जाए, और इसीलिए हर प्रकार से। लेकिन चाइना से पाकिस्तान अभी 10 बिलियन युआन की मांग रहा है, मुझे नहीं लगता वो एक पैसा भी देंगे। जी हाँ, करेंसी के स्वैप करने की बात सामने आ रही थी। उनके पास करेंसी, अपनी करेंसी नहीं है तो क्या स्वैप क्या करेंगे? एक भिखमंगा जो है उसके जेब तो खाली है, तो स्वैप क्या करेंगे? हाँ, लेकिन कई एक्सपर्ट कह रहे हैं, कई इकोनॉमी के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास तो नोट छापने की मशीनें हैं, उसको अपनी करेंसी का क्या ख्याल रखना है, अपनी इकोनॉमी का क्या ख्याल रखना है। वो जितने मर्जी नोट छापेगा और चाइना से स्वैप कर लेगा। पहले भी उसने किए हैं, कई $40 बिलियन का डाटा सामने आया था। वो जो उसने लिया हुआ है करेंसी, चाइना भी जानता है, सारे जानते हैं। देखो, जब आप करेंसी की नोट पब्लिश करते हो, उतने का सोना आपके पास रिजर्व होना चाहिए, उतने कुछ एसेट्स होने चाहिए, नहीं तो आपकी करेंसी कौड़ी के, जैसे ही पाकिस्तान की करेंसी कौड़ी के बाद आज उनका जो रुपया 225 रुपए का $1 है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुसीबत है कि उसके बाद जितने भी पाकिस्तान में कर्नल एंड अबव के ऑफिसर्स हैं, उनके सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। अभी उनके परिवार जो है, कोई लंदन में चला गया है, कोई ऑस्ट्रेलिया में चला गया है, कोई कनाडा में चला गया है, कोई अमेरिका में चला गया है। पाकिस्तान के लोग तो गरीब है, आवाम गरीब है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी अमीर है, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है, क्योंकि 60% उनका रेवेन्यू जो है पाकिस्तान की आर्मी खा जाती है। पाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड ओनर है, हर ऑफिसर ब्रिगेडियर रैंक का अबव है, उसके कम से कम 100 एकड़ जमीन भी है अपनी सैलरी और वर्क्स के अलावा। और जो जनरल्स हैं उनका कहा जाता है कि उनके पास पर्सनल हैरम है हर पास। तो ऐसी फौज कैसे लड़ाई करेगी जिसकी लीडरशिप इतनी बेकार है? वास्तव में कहा जाता है कि अगर आपको याद होगा 1965 की जब लड़ाई हुई थी, उस समय पाकिस्तान के पीछे अमेरिका भी खड़ा था, ब्रिटेन भी खड़ा था। उनके पास जो हवाई जहाज थे वो लेटेस्ट थे उस समय दुनिया के, F-86। हिंदुस्तान के पास क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज के तूफानीज, वेम्पायर्स, कैनबरास और मिस्टियर्स। उनके पास सबसे बढ़िया उस समय के पैटर्न टैंक्स थे, और हमारे साथ वर्ल्ड वॉर 2 के सेंचुरियन शर्मन स्टुअर्ट थे। उनके तोपखाने की रेंज 21 किलोमीटर थी, हमारे मैक्सिमम रेंज थी 11 किलोमीटर। तो बाद जब लड़ाई शुरू हुई, कौन जीता? हम जीते, क्योंकि मैन बिहाइंड द मशीन, हमारा जो सिपाही था उसका मोरल, उसकी मोटिवेशन, उसकी लीडरशिप, उसकी ट्रेनिंग बहुत उच्च दर्जे की थी, जो पाकिस्तान के पास नहीं थी। और पूरा देश जो है उस समय लगभग समझ लो 100 करोड़ एकजुट होकर उसके सामने पीछे खड़े थे। मैं खुद उस लड़ाई में था। पंजाब में हर परिवार जो था सुबह शाम दूध पिलाता था, आपको लस्सी पिलाते थे, आपके लिए रोटी लेके आते थे, मक्की की रोटी, साग, इतना मक्खन लेके आते थे, और सारी फौज का असला वगैरह था, मिसाइलें, तोपे वगैरह वो लेके आते थे आपके लिए। अगर इस माफिक पूरा देश एकजुट होकर फौज के पीछे खड़ा हो, तो हाउ कैन सच अ फौज बी एवर बी डिफीटेड और एवर बी फॉरवर्ड? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखे हैं पीके सहगल साहब। लेकिन इन हालातों के बीच एक खबर ये भी आ रही है कि शहबाज शरीफ तो कह रहा है कि युद्ध लड़ो, नवाज शरीफ कह रहा है कि नहीं टेबल टॉक कर लेते हैं, बीच का रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है, युद्ध करना सही नहीं है। मतलब इनकी आपस में भी सहमति नहीं बन पा रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखो, नवाज शरीफ भी जानते हैं, शहबाज शरीफ भी जानते हैं, मुनीर खान भी जानते हैं कि युद्ध जो है हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगा।
जब मैंने कहा उनको 65 में जब अमेरिका उनके साथ था, ब्रिटेन उनके साथ था, उनकी प्लान्स थी कि हम ब्रेकफास्ट जम्मू में करेंगे, लंच जलंधर में करेंगे, दिल्ली में डिनर करेंगे, उल्टा हुआ। 71 में उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, 12 हमारे फॉरवर्ड एयरफील्ड को अटैक किया। उसके बाद भी हिंदुस्तान एक पहला देश था जिसने 13 दिन में एक नया देश खड़ा कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया, जब उसके 6 महीने के लिए लड़ाई को जारी रखने के लिए हर प्रकार का असला था, हर प्रकार के लॉजिस्टिक सपोर्ट था। तो ऐसा देश कैसे कैसे कैसे, लेकिन लीडरशिप नहीं थी, मोरल नहीं था, मोटिवेशन नहीं था। आज भी लीडरशिप नहीं है, मोरल नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान कैसे खड़ा हो सकता है? और नवाज शरीफ बिल्कुल सही एडवाइस दे रहे हैं अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को कि देखो कोई बीच का रास्ता निकालो। और बीच का रास्ता मेरे मुताबिक क्या हो सकता है जिससे शायद लड़ाई से बच सके? दाऊद इब्राहिम को, सलालुद्दीन को, हाफिज सईद को, लखवी को, सफुल्ला खान को हिंदुस्तान के हवाले कर दें, ताकि यही जो आकाज है इनके खिलाफ हिंदुस्तान कार्रवाई कर सके। लेकिन आपको लग रहा है कि इस दौरान कोई बड़ी शक्ति, बड़ी इकोनॉमिक पावर कोई बीच में आके मध्यस्थता कर सकती है, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया? देखो शुरू में तो मध्यस्थता कोई नहीं करेगा, लड़ाई थोड़ी लंबी चली। आजकल की जो मॉडर्न लड़ाइयाँ आप देखो, जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई 3 साल हो गए हैं, उधर हमास और इजराइल की लड़ाई देखो 19 महीने हो गए, कोई खत्म होने का नाम नहीं लगा। तो थोड़ी लंबी चौड़ी तो हो सकता है अमेरिका की तरफ से प्रेशर होगा, रशिया की तरफ से प्रेशर। रशिया कह रहा है मीडिएशन के लिए तैयार है, तो जरूर प्रेशर हो सकता है, क्योंकि दोनों देश जो है न्यूक्लियर नेशन है, और किसी का दिमाग फिर जाए तो उसका कोई नहीं जानता। लेकिन पाकिस्तान साफ तौर पर बताता है दिमाग फिर गया तो उसकी कीमत जो है भयंकर होगी उसके लिए। लेकिन फिर भी दिमाग फिर सकता है। लेकिन इस सिनेरियो के बीच ये भी लगातार चर्चा चल रही है पीके सहगल साहब, जहां पर ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके कई फुटेज, कई वीडियो सामने आ रहे हैं, एनआईए भी लगातार जांच कर रही है। तो कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जो सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी को बढ़ावा देते हैं और इससे इत्तेफाक भी रखते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे कश्मीर के लिए खतरे की घंटी है, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। देखो पहले एक समय था उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। इस समय उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि जिस माफी कश्मीर यूनाइटेड हुआ है, जिस माफी पॉलिटिकल पार्टी यूनाइटेड हुई है, जिस माफी का रेजोल्यूशन पास हुआ है वहां पर, तो उन्होंने साफ कहा कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि अगर लोकल सपोर्ट, वहाँ का जो अवाम है उनको सब पता है कि कौन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, कौन पाकिस्तान का लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा है। कल अगर अवाम खुल के हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, उनके SHOs को बताना शुरू करे कि फलाने घर में, फलाने जंगल में इतने टेररिस्ट छुपे हैं, तो बस, और उनको सपोर्ट देना बंद करे, अपने घर में जगह नहीं दे, उनको खाना नहीं दे, उनको पानी नहीं दे, उनके बदले रिकॉनेसेंस नहीं करे, हमले के बाद में उनको छुपाए नहीं, तो वास्तव में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आतंकवाद तभी पलता है, तभी उनको 2-3 चीजें चाहिए होती है। एक सेफ सेंचुरी तो पाकिस्तान देता है, दूसरा उनको पैसा, और तीसरा लोकल सपोर्ट। जहाँ तक सेफ सेंचुरी है, पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसमें काफी से ज्यादा कमी आ चुकी है। फिर उनको विदिन द वैली सेफ सेंचुरी मिल रही है। उसी को ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर 1500 लोगों को गिरफ्तार किया है, 8 से 10 टेररिस्ट के घर बर्बाद कर दिए, ब्लो ऑफ कर दिए। ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जितने भी लोग छुपे हुए हैं, अभी कह रहे हैं कि तीन जो है उनको पकड़ लिया बारामूला के इलाके में, फिर कुछ और लोगों को पकड़ा है। ऐसे में मुझे पक्का यकीन है जिस माफी का अभियान चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और जो पाकिस्तान को असिस्ट करते हैं, पकड़े जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल जी बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब जुड़े हुए थे, रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और चीज़ों को बहुत माइन्यूटली समझते हैं।